दोस्तों नमस्कार। सरकार पर नकेल कसे तो कौन कसे, खास तौर से तब जब सरकार मंत्रियों के भरोसे नहीं बल्कि नौकरशाहों के भरोसे चल रही हो। नौकरशाह यानी वही संस्थान जिनका काम है संविधान के मद्देनजर सरकार पर भी गाहे बगाहे नकेल कस देना या फिर उसे बतलाना कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। और ध्यान दीजिए, भारत के भीतर मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता की पहचान नौकरशाही को अपने अनुकूल करने भर की नहीं है, बल्कि संस्थानों की एक लंबी फहरिस्त है। उन संस्थानों में जिसकी भी नियुक्ति होती है वो सरकार के खिलाफ कैसे जा सकता है। यही सवाल तो चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर आया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा भी था, जब सरकार किसी नौकरशाह की नियुक्ति करे और उस संस्थान की गरिमा सरकार पर नकेल कसने या उसे कानून बताने तक की हो, लेकिन जिस नौकरशाह की अगुवाई में वह संस्थान चल रहा होगा, तो वह नौकरशाह सरकार से सवाल कैसे करेगा अगर उसकी नियुक्ति ही सरकार ने की है तो। और ध्यान दीजिए, भारत के भीतर में मौजूदा मोदी सत्ता की पहचान संस्थानों के जरिए होती है। वो चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, चाहे सीवीसी हो, यहां तक कि धीरे धीरे आप नाम चुनाव आयोग का भी ले सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति सरकार करती है और चुनाव आयोग के तमाम निर्णय अगर विपक्ष को प्रभावित करते हैं या इस देश के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं राजनीतिक तौर पर, तो सवाल करेगा कौन। और सरकार से सवाल जब कोई नहीं करेगा तो नकेल कसेगा कौन, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी आखिर में संस्थानों का दरवाजा ही खटखटाना है। और शायद यही वो परिस्थिति है जब पहली बार भारत के भीतर चुनाव आयुक्त हो या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त हो, इसकी नियुक्ति अभी तक सरकार ही करती चली आई। कोई कानून इससे पहले कभी बना नहीं था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता भारत के लोकतांत्रिक स्थितियों से जुड़ी हुई है और वोट शायद सुप्रीम ताकत होती है। और वोट को लेकर कोई सवाल अगर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर चलने लगे और उसको लेकर चुनाव आयोग कोई सवाल कर ना पा रहा हो और मसला यहां आ जाए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जब सरकार ही करती है तो सवाल कौन करेगा, तो ऐसे में आज की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब संसद कोई नया कानून बना ले तो बना ले, लेकिन अब सरकार के इशारे पर चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कमेटी काम करेगी जिसमें देश के प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें विपक्ष का नेता होगा और जिसमें चीफ जस्टिस खुद होंगे, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री। 3 सदस्यों की कमेटी तय करेगी कि अब कौन चुनाव आयुक्त होगा और कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। और अगर विपक्ष के तौर पर जैसे मौजूदा वक्त में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर होने के बावजूद विपक्ष का उसका कोई नेता नहीं है, क्योंकि लोकसभा में 10% सीटें भी उसके पास नहीं है, तो ऐसे में चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होगी लोकसभा के भीतर विपक्ष के तौर पर, उसके नेता की मौजूदगी ऐसी नियुक्तियों में होनी होगी जो इस देश के चुनाव आयोग को चलाते हैं। दरअसल यह मामला पहुंचा था एक ऐसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जिसने आज रिटायरमेंट ली, यानी वीआरएस ली, और कल वो देश के चुनाव आयुक्त बन गए। तकरीबन 4 बरस पहले ऐसा ही मामला दूसरे चुनाव आयुक्त को लेकर भी उठा था, जो उत्तर प्रदेश के भीतर में चुनाव आयुक्त होने से पहले मुख्य सचिव हुआ करते थे। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त जब वह चुनाव आयुक्त के तौर पर उनकी नियुक्ति हो गई तो सवाल यह उठा, जो शख्स उस दौर में उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी सरकार से निकला हुआ शख्स हो, उसकी नियुक्ति अगर केंद्र सरकार और उस लिहाज से कर रही है कि जहां पर
वह सरकार के खिलाफ जा ही ना पाए, तो ऐसे व्यक्तियों से आप कैसे आशा कर सकते हैं कि एक निष्पक्षतापूर्ण चुनाव हो पाएगा। तो शायद आजादी के बाद पहली बार इतिहास में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल उठे हैं। के.एम. जोसेफ जस्टिस, जस्टिस अजय रहतगी, जस्टिस अनुरुद्ध बोस, जस्टिस हरिकेश रॉय, जस्टिस सी.टी. रवि कुमार, इनकी तरफ से जो फैसला चुनाया गया उसमें जस्टिस जोसेफ ने जिन बातों का जिक्र किया वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिन सवालों को उठाया, संयोग से इस दौर में मोदी सत्ता को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर वही सवाल गूंज रहे थे और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहा था। और ध्यान दीजिए, चंद दिनों पहले ही शिवसेना पार्टी जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के हवाले कर दी गई और उद्धव ठाकरे देखते रह गए और उसके बाद उनका चुनाव चिन्ह भी शिफ्ट कर दिया गया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए और मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल ही रहा है। और उस सुनवाई के दौर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस की जो बेंच बैठी हुई है उसने जो इंडिकेशंस दिए हैं, उस इंडिकेशन ने एक ऐसा संकेत दे दिया है फैसला आने से पहले कि चुनाव आयोग द्वारा लिए गए निर्णय शायद किसी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं या किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचा रहे हैं। यानी निर्णय कानून संगत है या नहीं है, संविधान संगत है या नहीं है, इस पर एक सवालिया निशान है। और महाराष्ट्र का निर्णय या उस पर कोई फैसला जो सुप्रीम कोर्ट चंद दिनों के बाद देगी, अभी उसने फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन सुनवाई के दौर में उन्होंने जो लकीरें खींची उन्होंने साफ तौर पर इंडिकेट कर दिया यह एक ऐसा फैसला होगा जो आने वाले वक्त में भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा। तो क्या चुनाव आयोग अगर सत्ता के हाथ का खिलौना बन जाए, जो लगातार नजर आ रहा है, यह आवाज बीजेपी भी उठाती थी मनमोहन सिंह के काल में और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी उठाती थी कांग्रेस के कालखंड में और कांग्रेस भी उठाती थी बीजेपी के कार्यकाल में और मौजूदा वक्त में तो खुला खेल इलेक्शन कमीशन के जरिए निकल कर आने लगा है। जब चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कोई नेता सत्ताधारी दल का बता दे कि इस दिन चुनाव होगा तो इसका मतलब है बहुत सारी चीजें लीक हो रही है। तो पहली बार कमेटी बन रही है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में और प्रधानमंत्री 3 सदस्य मिलकर चुनेंगे। लेकिन जरा इस पन्ने को पढ़ने की कोशिश कीजिए, यहां तक जो चीजें पहुंची वो भारत के भीतर सत्ता द्वारा संस्थानों को जो चलाने की प्रक्रिया है उससे कैसे खिलवाड़ होता है, वह एक ढांचे के तौर पर उभर कर आया। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत साफ तौर पर कहा गया जैसे सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है उसमें भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी, विपक्ष के नेता की मौजूदगी और चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस की मौजूदगी होनी चाहिए। और यह सवाल उस वक्त भी उठा था जिस वक्त सीबीआई डायरेक्टर अरुण वर्मा और सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना दोनों के भीतर लड़ाई हो गई थी। दोनों एक दूसरे को करप्ट बता रहे थे और रात के अंधेरे में भारत के भीतर में पहली बार दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर को खंगालने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल का वहां पर ऑपरेशन चला था। यह भी पहली बार देखा गया। और तमाम नियुक्तियों में इस बात का जिक्र बीजेपी सत्ता अक्सर करती चली आई कि दरअसल विपक्ष के नेता के तौर पर जब कांग्रेस की ताकत या किसी भी विपक्षी पार्टी की ताकत है ही नहीं तो किससे पूछताछ की जाए। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उस मर्म को पकड़ा है या फिर सरकार के उस हथियार पर अंकुश लगाया है कि आप जिस लिहाज से संस्थानों को अपने अनुसार हाँकते चले आए और हाँकने की प्रक्रिया में आप चुनाव आयोग तक पहुंच गए और चुनाव आयोग के भीतर जो नियुक्ति है उसमें देखिए एक नाम आया था अनूप चंद्र पांडे का, जो अगस्त 2019 में रिटायर हुए थे, उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। हालांकि 6 फरवरी को ही वो रिटायर हो रहे थे, लेकिन 6 महीने का एक्सटेंशन उनको वहां के मुख्यमंत्री यानी योगी सत्ता ने दिया था। और जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद जब गुजरात के इलेक्शंस तो उस दौर में हुए जब गोयल की नियुक्ति हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव जब होने जा रहे थे उसी समय इस बात के इंडिकेशन मिलने लगे कि जो चीफ सेक्रेटरी है वही अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त बनेंगे और वो चुनाव आयुक्त बन गए।
यानी सत्ता के साथ रहते हुए, और याद कीजिए जो इनकाउंटर पॉलिसी योगी आदित्यनाथ की थी उसका खुला समर्थन अनूप चंद पांडे ने किया था, और इनकाउंटर पॉलिसी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया में यह सवाल उठा था कि विपक्ष के नेताओं का इनकाउंटर करके चुनाव जीतने की प्रक्रिया में स्टेट पॉलिसी है, चीफ सेक्रेटरी सपोर्ट कर रहे हैं, और वही चीफ सेक्रेटरी अगर चुनाव आयुक्त बन गए तो यह सवाल 2021 में भी उठा था, 2021 में जब वह चुनाव आयुक्त बने थे। दूसरा सवाल जो मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा वो दरअसल अरुण गोयल का था। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की तारीख 31 दिसंबर थी। उन्होंने एक झटके में 18 नवंबर को अपनी रिटायरमेंट ले ली। गुजरात का इलेक्शन करीब था, उनके रिटायरमेंट हो गई, और उसके बाद अगले ही दिन यानी 18 को रिटायर होते हैं, 20 तारीख को ऐलान हो जाता है कि देश को एक चुनाव आयुक्त मिल गया, अरुण गोयल, जो पंजाब कैडर के हैं, कई मंत्रालयों में सेक्रेटरी रह चुके हैं। सवाल यह था कि जब यह पद खाली था मई के महीने से और 6 महीने बीत गए, कोई शख्स नहीं मिला कि किसी की नियुक्ति हो, और वही शख्स मिला जो वीआरएस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन की इस भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जब चीजें परखी और कहा पूरी फाइल लेकर आइए, तब यह सवाल उठा कि इस देश के भीतर में चुनाव आयोग सत्ता के अनुकूल क्यों रहता है, और सत्ता के अनुकूल क्यों रहता है वह उस नियुक्ति के पूरे फॉर्मेट में और अरुण गोयल की नियुक्ति के मद्देनजर था। क्योंकि कानून के मुताबिक जैसे ही रिटायर्ड हुए कोई दूसरा शख्स, उसके बाद एक तय किया जाता है कि जो सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं, सचिव अधिकारी हैं, या फिर जो रिटायर हो चुके हैं, उनका एक पूरा का पूरा 40 नाम लिए जाते हैं। उन 40 नामों में से फिर 3 नामों का एक पैनल बनता है। उस 3 लोगों के नाम से प्रधानमंत्री बातचीत करते हैं और प्रधानमंत्री उनमें से किसी एक को तय करते हैं, और उस एक का नाम राष्ट्रपति को भेजा जाता है और कहा जाता है इन्हें आप चुनाव आयुक्त बना दीजिए, उसकी ये वजह है। उसमें एक नोट छोटा सा लिखा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री भेज रहे हैं, उस पे प्रधानमंत्री का नोट है, राष्ट्रपति तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति देश की हैं, उन्होंने भी अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर कोई सवाल इस दौर में नहीं किया, और नियुक्ति उनकी हो गई और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त था। तो एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको लेकर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हम तो उसका पालन करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सवाल किया जब प्रधानमंत्री ही नियुक्त कर रहे हैं और इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री के ऊपर जब विपक्ष आरोप लगा रहा है इलेक्शन को अपने अनुकूल करने का, या फिर इलेक्शन में वो जैसा चाहे वैसा करते हैं, तो फिर सवाल कोई चुनाव आयुक्त कैसे कर सकता है। यह एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि भारत के भीतर में जो संस्थान, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वही दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन से उनके पास अधिकार है कि वह किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को लेकर सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इस दौर में उस पर खामोशी बरती गई। तो पहली बार एक जो कमेटी बनी वह इस नजरिए से बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ध्यान दीजिए, इस दौर में आपके जहन में ईडी का नाम आएगा। ईडी के जो इस दौर में चेयरपर्सन है या जो सब कुछ है, सर्वोसर्वा हैं, उनको 3 बार एक्सटेंशन मिल चुका है। अब सवाल है कि ईडी का चयन कौन करता है। ईडी का चयन सीवीसी के जो चेयरपर्सन होते हैं उनके अगुवाई में कमेटी काम करती है, और सीवीसी की नियुक्ति जो होती है वह उसी रूप में होती है जैसे अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी या सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होगी। लेकिन विपक्ष का नेता ही नहीं है तो फिर सरकार और एक जस्टिस बैठ जाएंगे और तय कर देंगे, तो सीवीसी भी तय हो गया। सीवीसी की जो कमेटी रहेगी उसमें सेक्रेटरी लेवल जो फाइनेंस रेवेन्यू के सेक्रेटरी होंगे उनकी मौजूदगी होगी, जो होम पर्सनल और ट्रेनिंग मिनिस्ट्री होगी उसके सेक्रेटरी की मौजूदगी होगी, और यह पैनल तय कर देगा कि कौन किस रूप में ईडी का चेयरमैन होना चाहिए, चेयरपर्सन होना चाहिए। उसको फैसला हो गया। उसके बाद उनको एक्सटेंशन 3 बार दिया जा सकता है, तो 3 बार मौजूदा ईडी चेयरपर्सन को एक्सटेंशन दिया जा चुका है, और वह निर्णय सरकार खुद लेती है। और सरकार की फाइल में एक लाइन लिखी हुई है कि दरअसल यह निर्णय सरकार राष्ट्रीय हित में लेती है, यानी नेशनल इंटरेस्ट में निर्णय लिए जाते हैं। अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है कि संस्थानों के मुखिया की नियुक्ति अगर केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार नियुक्ति
नेशनल इंटरेस्ट में लेती है तो नेशनल इंटरेस्ट में ही उस संस्थान को काम करना है। लेकिन उस संस्थान के प्रो पॉलिटिकल होने के बाद या सत्ता के अनुकूल निर्णय देने से ये नेशनल इंटरेस्ट को वो खुद अगर नहीं साध रहा है तो फिर उसका उपाय क्या है? और यही सवाल ईडी को लेकर विपक्ष के सामने आया तो उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि ईडी के तमाम छापे जो ना सिर्फ बढ़ गए बल्कि विपक्षी नेताओं पर ही पड़ रहे हैं, सत्ता पक्ष पर पड़ते ही नहीं हैं, और विपक्ष से जो सत्ता में चला जाए उस पर भी नहीं पड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या यह सब कुछ हो रहा है? और नेशनल इंटरेस्ट में अगर नौकरशाहों की नियुक्ति होती है इस देश के भीतर में संस्थानों को चलाने को लेकर, तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है जिस कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इंटरेस्ट और लोगों को ही महत्व दिया गया और वही शिकायत कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग के दायरे में अब आने वाले वक्त में इन परिस्थितियों को समझना होगा कि संस्थानों के भीतर जो वरिष्ठतम की नियुक्ति होती है, अगर केंद्र सरकार नियुक्ति करती है तो अब वो मामला इसी रेफरेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर दोबारा जाएगा। लेकिन एक सवाल फिर आपके जहन में आएगा कि जो चुनाव आयुक्तों को लेकर नियुक्ति को लेकर जो फैसला दिया गया उसका असर क्या 2024 में पड़ जाएगा? 2024 के फरवरी में अनूप चंद पांडे रिटायर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फरवरी 2024 में जो नए चुनाव आयुक्त आएंगे और पार्लियामेंट कोई नया कानून अगर नहीं बनाता है तो उसमें विपक्ष के नेता की मौजूदगी भी होगी, उसमें चीफ जस्टिस भी रहेंगे और प्रधानमंत्री भी रहेंगे, यानी एक छत्र राज्य सरकार का नहीं होगा। यह पहला असर पड़ेगा। लेकिन 2024 के चुनाव तक तो मौजूदा वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने रहेंगे और अरुण गोयल जो हैं इनकी मौजूदगी भी रहेगी। जब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं जो कि फरवरी 2025 में होंगे, उस वक्त अरुण गोयल चीफ जस्टिस के निर्देशानुसार जो उनके नियम कायदे इस दौर में बताए गए, उस दौर में जब वह सरपास नहीं करना बल्कि सिस्टमेटिक तरीके से फरवरी 2025 में वही मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे। तो क्या इस सवाल को लेकर बहुत धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट चल रहा है कि एक झटके में भगत सिंह की तरह चीजों को मत लाइए, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को समझिए और संस्थानों को उनकी अपनी उपयोगिता और स्वतंत्रता के दायरे में लेकर आइए? क्योंकि आज जिन बातों का जिक्र किया गया जस्टिस जोसेफ की तरफ से, वह उसके कुछ शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि दरअसल चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो अच्छे परिणाम नहीं होंगे। यानी कुछ सवाल इस दौर में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर जरूर उठ रहे थे और इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है, क्योंकि वोट की ताकत सुप्रीम है। उससे मजबूती के साथ तमाम से बड़ी पार्टियां भी उसके सामने नतमस्तक हो जाती है और हार जाती है। यानी वोटिंग प्रक्रिया से इस देश में किसी भी सत्ता को पलटा जा सकता है, और अगर स्वतंत्रता पूर्वक इलेक्शन कमीशन काम नहीं करेगा तो फिर वोटिंग की ताकत पे कहीं असर तो नहीं पड़ रहा है। ये खामोश सवाल हैं जो उनके लैंग्वेज में निकल कर आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत पार्टियां हार सकती हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। उन्होंने कहा यह भी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक करे। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई नई प्रक्रिया इस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने देखी, समझी, परखी और इंडिकेट किया अपने फैसले में कि आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार देखना होगा, और जो उसके आगे का रूप है वो कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर ही इलेक्शन कमीशन को भूमिका निभानी चाहिए। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही अपने तौर पर, और उन्होंने बहुत साफ कहा कि देखिए अभी कोई कानून है नहीं और नियुक्ति पूरे तरीके से सरकार के हाथ में है, और उस सरकार के हाथ का मतलब यह है कि जो रिटायर हो चुके हैं या जो रिटायर होने वाले हैं या सरकार के इशारे पर जो वीआरएस ले लेते हैं, अगर उनको पहले से बता दिया जाए कि मलाई मिलने वाली है आपको, तो फिर उस लिहाज से वो चल पड़ेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री को तय करना है, नामों की फहरिस्त जरूर बने, एक पैनल जरूर बने, प्रधानमंत्री ही उन लोगों से बातचीत करते हैं, तो वो सरकार ही तय करती है कि कौन क्या किस रूप में बनेगा।
अब यहां पर जो आखिरी सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग अगर कटघरे में इस दौर में एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर आ गया, सीबीआई अगर इस दौर में कटघरे में सीबीआई के लगातार विपक्ष को निशाने पर साधे जाने को लेकर आ गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उसके भीतर में विपक्ष को लेकर आ गया या सत्ता को लेकर वो खामोशी बरतता है, तो क्या आने वाले वक्त में उसमें भी कोई सुधार के स्थिति देखी जा सकती है? क्योंकि हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार और जो रिपोर्ट अडानीज को लेकर आई उसमें इंडिकेशंस बहुत साफ तौर पर शेल कंपनी और ब्लैक मनी का था, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का भी था, लेकिन ईडी ने कोई हरकत नहीं की। तो संस्थान ही इस देश की डेमोक्रेसी को बचाते हैं, चलाते हैं, खत्म करते हैं। एक मैसेज यह भी है, जो सरकार के इशारे पर चलते हैं तो सरकार अगर अनडेमोक्रेटिक होकर अपनी सत्ता को बरकरार रखे और इंस्टीट्यूशंस खामोश हो जाएं तो फिर कोई क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट उसी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करते हुए बता रहा है, इसीलिए जब आज उसने एक और फैसला दिया कि सेबी को भी बताना होगा, 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी होगी कि आपने बताइए कि जो नियम कायदे हैं वो नियम कायदे चल रहे हैं, ठीक नहीं चल रहे हैं। शेयर बाजार जो इस दौर में एक झटके के साथ 20 लाख करोड़ का चूना लग गया, उसके झटके का मतलब क्या है? एक कॉरपोरेट के इतनी ज्यादा वैल्यूएशन का मतलब क्या है? आप बताइए। और अपने तौर पर उन्होंने जो बंद लिफाफे का जिक्र किया था, हम सरकार से नहीं लेंगे, आज उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के मार्फत उन्होंने 6 सदस्यों की बनाई, जिसको लीड पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एएन सप्रे करेंगे। उनके साथ जस्टिस जेपी देवधर भी होंगे, उनके साथ ओपी भट्ट भी होंगे जो एक वक्त एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं 2006 में, केवी कामत भी होंगे जो एक वक्त आईसीआईसी के चेयरमैन रह चुके हैं, नंदन नीलकेणी भी होंगे जो आधार कार्ड की पूरी शुरुआत की उन्होंने, सोमशेखर सुंदर सेन भी होंगे जिनका नाम कॉलेजियन ने बंबई हाईकोर्ट के जज के तौर पर भी रखा। और ये तमाम इस मसले को देखते समझते हैं, तो एक 6 सदस्यीय कमेटी भी बनाई। सेबी से कहा कि आप भी बताइए कि किस रूप में काम हो रहा है, और इनसे भी कहा कि जो ट्रेडिंग की निगरानी है या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको कैसे मजबूत करना है। यानी इंस्टीट्यूशंस को साधने की प्रक्रिया में ही सुप्रीम कोर्ट अब उस स्थिति को देख रहा है कि इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करना या इंस्टीट्यूशंस को हाँकना या नौकरशाही को अपने अनुकूल कर लेना या नौकरशाही की नियुक्ति ही खुद कर देना, तो अगर इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए इस देश के भीतर में तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए उस डेमोक्रेसी के मातहत ही इंस्टीट्यूशन में सर्वा नौकरशाह की नियुक्ति सिर्फ सत्ता नहीं करे, बल्कि उसका दृष्टिकोण विपक्ष और देश के सुप्रीम न्यायालय यानी चीफ जस्टिस के साथ भी जोड़ा जाए और परखा जाए कि कोई चेक एंड बैलेंस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। 3 संदेश बहुत साफ है। एक ऐसे दौर में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है जिस दौर में सुप्रीम कोर्ट और जजों की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम को भी खारिज करने की स्थिति में सरकार है, और सरकार की तरफ से देश के कानून मंत्री और वाइस प्रेसिडेंट तक बोलने की स्थिति में रहते हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट जो उस लिहाज से जजों की नियुक्ति होती है कोलेजियम के जो हक में है वो गलत है। टकराव चरम पे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब आप अपने तौर पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी नहीं कर सकते हैं। पहला बड़ा झटका यही है। दूसरा बड़ा झटका इस नियुक्ति को लेकर जो सवाल खड़े किए गए डेमोक्रेसी का एस्पेक्ट में, उसमें इंस्टीट्यूशन इस देश की डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं जो चेक एंड बैलेंस करते हैं, और वो भी सत्ता चलाने लगे या सत्ता के अनुकूल हो जाएं तो डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह परिभाषा के तौर पर एक नया इंडिकेशन निकल कर आया। और तीसरी सिचुएशन यह है कि जिस लिहाज से सरकार जो उड़ान भर रही थी और देश के भीतर में तमाम संस्थानों में ऊपर में कौन नियुक्त होगा वो सरकार की चापलूसी कर रहा था, उस पर कोई बंदिश लगेगी या नहीं लगेगी यह अभी भी सवालिया निशान है। लेकिन इस प्रक्रिया के तहत एक चीज समझ लीजिए, इससे पहले जिस चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को आपने सुप्रीम कोर्ट से निकलकर राज्यसभा के नवोन्नीत सदस्य के तौर पर देखा, और उसके बाद एक जस्टिस के रिटायरमेंट होने के बाद उनको राज्यपाल के दौर पर देखा, इन सबों के बीच सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा दिए जा रहे निर्णय या उनका कॉन्स्टिट्यूशनली एनालिसिस जो है वो शायद
सरकार की उस उड़ान पर नकेल कसता है जो उड़ान अनडेमोक्रेटिक होकर सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने पर आमदा दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।